Students, now we will be discussing some problems based on the combination of resistance और उन रजिस्टर्स के रिलेटेड कुछ स्पेशल टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए। लेकिन उससे पहले मैं सिंपल से जो बातें हमने पहले डिस्कस की थी उसको एक बार रिवाइव कर लेता हूँ उस फार्मूले को। पहली बात तो ये कि हमारे पास कुछ रेजिस्टेंसेस को हमने अगर सीरीज में कनेक्ट किया था, से R1, R2, R3 एंड से Rn, तो उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस था सीरीज रेजिस्टर आता था वो आता था R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn, मीन्स उनका सम आता था, डायरेक्ट सम। लेकिन अगर ये सारे रेजिस्टर्स आइडेंटिकल होते हैं, आइडेंटिकल का मतलब इन सब की वैल्यू इक्वल हो R2 R3 और सारे से मैं R के इक्वल बता दूं, तो यहाँ ये भी R, ये भी R, ये भी R, then R equivalent that will be R plus R and that becomes n times, means n times of R। जो आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो उन रेजिस्टेंसेस का n टाइम्स हो जाता है, मींस रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, करंट सेम रहता है। पहली बात तो दूसरी ये कि अगर हम बात कर रहे थे कि पैरेलल के अंदर अगर इन रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किया होता और सभी रेजिस्टेंसेस आइडेंटिकल ले लिए जाए, से R और R, तो पैरेलल में एक तो पोटेंशियल सेम रहता है, दूसरी बात रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाता है क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp लिखते थे 1/Rp, रेसिप्रोकल सम आता था 1/Rn। मींस अगर इक्वल ले लें इनको 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R और ये सपोज आपने n टाइम्स ले लिया, तो जो आपका 1/Rp वो आएगा n/R, 1/R का n टाइम्स, और अगर Rp लिखें दैट विल बी R/n। तो इसका मतलब ये हुआ, और n यहाँ पे एक से ज्यादा है, तो इसका मतलब जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस उस वैल्यू से डिक्रीज हो जाएगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। और दूसरी चीज भी क्या रहता था, सेम पैरेलल में। सीरीज की बात करें तो सीरीज में क्या सेम रहता था, करंट सेम, पैरेलल में क्या सेम रहता था, पोटेंशियल सेम रहता था। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखें, आगे कहीं अप्लाई करना पड़ जाए, सपोज हमारे पास दो ही रेजिस्टेंस हो बराबर, ये हो R और ये सपोज R, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, R/2, तीन हो तो R/3 डायरेक्टली। अदरवाइज तो हम फार्मूला अप्लाई करते थे कि R की कितना होता है, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, तो भी लिखेंगे तो R इंटू R और R प्लस R2R, तो ये R कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे R/2 आ जाता है हमारे पास। तो डायरेक्टली हमने ये बात ध्यान रखनी कि रेजिस्टेंस हमारा R/n हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। अब आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमने कहा था कि रेजिस्टेंस किसी मटेरियल का एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड कर रहा था, दूसरा उसकी फिजिकल डायमेंशंस मींस लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड कर रहा था। तो अगर मान लीजिए सपोज हम फिजिकल डायमेंशंस उसकी चेंज कर दें, क्योंकि रेजिस्टेंस का फार्मूला था R इज इक्वल टू रो L/A, ये तो नेचर पे डिपेंड करता था। सपोज हमने कॉपर वायर ले लिया तो उसकी नेचर को हम अल्टर नहीं कर सकते, लेकिन ये जो फिजिकल डायमेंशंस है, लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इनको हम चेंज कर सकते हैं, फिजिकल डायमेंशंस को। तो हमारे पास क्या क्वेश्चन बना, हम डायरेक्ट उसका कांसेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में तो वेरिएशन हो सकता है कि आपको ये कहा जाए कि कोई आपके पास सिलिंड्रिकल क्रॉस सेक्शन का कोई वायर है, ठीक है, और उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस है R, और उसकी फिजिकल डायमेंशंस आपको मेंशन थी, लेंथ थी A और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था उसका भाई A, और इस वायर को आपने पुल किया, ये स्ट्रेच कर दिया, और स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, इसकी लेंथ इंक्रीज होगी और इसका एरिया डिक्रीज होगा, तो आपके पास ये वायर थिन होता जाएगा, पतला होता जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी लेंथ L डैश होगी, वो इसकी कुछ टाइम्स होगी, दुगनी होगी, तिगनी होगी, 3 टाइम्स n टाइम्स से, जनरली मैं n टाइम्स ऑफ n लिख लेता हूँ, n में भी 3 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स, तो जितना दे रखे उसके हिसाब से सोल्व कर लेंगे। और जो एरिया है A डैश, इसके बारे में कोई दिया नहीं हुआ, और आपसे कहा जाता है कि ये जो रेजिस्टेंस है R डैश, न्यू रेजिस्टेंस, ये R डैश कितना होगा इस ओरिजिनल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, कितना रेजिस्टेंस होगा ये आपने बताना है।
फर्स्ट पार्ट। तो सेकंड पार्ट में ये कहा जा सकता है कि किसी वायर की लेंथ को खींच करके n टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स 4 टाइम्स, तो उसका जो रेजिस्टेंस है नो डाउट इंक्रीज होगा। तो उसका परसेंटेज चेंज कितना आएगा इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। दो चीजें आपने डिस्कस करनी। तो देखिए कैसे कर रहे हैं आप। ये कह रहे हैं कि पहले ओरिजिनली उस मटेरियल का रेजिस्टेंस था R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी, अगर रो मान ले तो रेजिस्टिविटी यहाँ पे चेंज नहीं होगी क्योंकि नेचर मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है, और लेंथ थी L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन था। सपोज इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। नाउ आप जब आफ्टर स्ट्रेच करने के बाद क्या हुआ, स्ट्रेच करने से भाई लेंथ उसकी होगी n टाइम्स। अब एरिया को हमने और एस्टिमेट करा कि एरिया भी डिक्रीज हुआ है, तो कितना हुआ है, दैट विल बी a by n। कैसे होगा, हमने इस मटेरियल से जब ये स्ट्रेच करके ये आपका जो वायर बना है, तो इस प्रोसेस में हमने वॉल्यूम कंजर्वेशन लगाना है। मींस कोई हमने एक्स्ट्रा मटेरियल इसके अंदर कैसे आ गया हो ऐसा कुछ नहीं है। सो वॉल्यूम कंजर्वेशन अगर अप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम कंजर्वेशन के अकॉर्डिंग पहले स्ट्रेचिंग से पहले जो वॉल्यूम मींस एरिया इनटू लेंथ, और बाद में स्ट्रेच करने के बाद जो वॉल्यूम मींस a डैश इनटू l डैश, दे विल बी द सेम। तो आपके पास अगर a डैश निकालना चाहें तो a डैश आएगा a by al, ये निकाला हमने तो डिवीजन में चला जाएगा ओवर l डैश, और दैट विल बी al, और l डैश कितना है बताइए, दैट इज n टाइम्स ऑफ l। तो हम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो आपके पास हुआ l डैश इज n टाइम्स ऑफ l। तो l से l कैंसिल हो गया, सो a डैश कितना आ गया भाई, दैट इज a by n, ये a by n हो गया। तो हमारे पास अब जो न्यू लेंथ है वो भी पता है और न्यू एरिया है वो भी पता है, रेजिस्टिविटी सेम है, तो उसका नया रेजिस्टेंस हम बता सकते हैं। सो न्यू रेजिस्टेंस से r डैश था, तो r डैश कितना होगा, दैट विल बी रो लेंथ l डैश डिवाइडेड बाय एरिया a डैश। सो रो l डैश कितना भाई, n टाइम्स l, a डैश कितना है, दैट इज a by n। तो n ये जो डिवीजन में पलट करके ऊपर चला जाएगा, तो दैट विल बी रो सॉरी n into n क्या हो जाएगा, n स्क्वायर रो into l रो और डिवाइडेड बाय a, so that is r dash। and what is this rho l by a, इस इक्वेशन फर्स्ट से देखिए rho l by a का ओरिजिनल रेजिस्टेंस, so r dash will be n square of r। ये रिजल्ट आपने ध्यान रखना है, इस रेजिस्टेंस आपका n का स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम्स, मींस सपोज 3 है तो 3 स्क्वायर 9, 2 है तो 2 स्क्वायर 4, इस तरह से। तो आपके पास जो रेजिस्टेंस हुआ वो न्यू रेजिस्टेंस हो गया, दैट इज r dash is equal to n square of r। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन का आंसर तो ये हो गया। दूसरा हुआ कि आपके पास अगर इस वायर को स्ट्रेच किया है और स्ट्रेच करने से लेंथ जो है l से l डैश हो गई, l से क्या हो गई है l डैश, तो उसका परसेंटेज कितना चेंज आएगा। तो इसको क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वो ये दिया जाता है कि किसी वायर की जो लेंथ थी और उसको स्ट्रेच करके से मान लो इस तरह से बढ़ा दिया जाए, 5% बढ़ा दिया जाए, 10% बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, 25% बढ़ा दिया, इस तरह से, ठीक है, 19-20 का फर्क करके बढ़ाए, तो रेजिस्टेंस में कितना इंक्रीज होगा या परसेंटेज चेंज कितना होगा, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन द रेजिस्टेंस। पहले तो मैं आपको इसका शॉर्टकट सीधा फार्मूला बता देता हूं और फिर हम उसको कैसे निकालते हैं बताते हैं। तो आप जो भी परसेंटेज चेंज बता रखा होगा उस परसेंटेज चेंज को रेस्पेक्टिवली फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे सपोज 5% लिखा तो 5% का मतलब हुआ भाई 5/100 और 5/100 मींस 1/20, तो हमें 1/20 फैक्टर पिक करना, ठीक है। इसी तरह से अगर 10% की बात करें तो 10% का मतलब होगा 10/100 और 10/100 मींस 1/10, तो 1/10 मैं प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि जो सी जैसा 5% 10% इतना ही पूछे, और 20% दिया तो 20% मींस 20/100 मींस 1/5, तो 1/5 फैक्टर 25% के तो 25% का मतलब 25/100 तो दैट विल बी 1/4। तो हमें जो ये फैक्टर्स दे रखे हैं 1/20 1/10 1/5 ये आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए और कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। अगर हिंट की तौर पे अगर बात करें
तो अगर आपको 5% लेंथ में इंक्रीज हुआ तो जो रेजिस्टेंस है दुगने से फालतू। सपोज आपको ऑप्शन मिलेगा 5% वाले के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा 5% बी मिलेगा 11% मिला, सी आपको से 10% मिल गया और डी नन ऑफ दीज, इस तरह से। तो दुगने से जो फालतू आंसर होगा वो वाला आपके पास आंसर मिलेगा, से वो 11.25 है 11 है जितना भी। अगर 10% लिया तो आपको ऑप्शन मिलेंगे कि 10% इंक्रीज होगा या 20% होगा या 21% होगा, डी कोई भी नहीं होगा। तो इसके अंदर आपका आंसर 21% आ जाएगा। 20% लेंगे तो उसके अंदर आंसर आ जाएगा आपका 44%। मींस दुगने से थोड़ा सा फालतू। और वो कैसे आएगा वो चीज देखिए। पहले मैं फार्मूला बता देता हूं सीधा आपको और फिर उसको निकालने का तरीका, जैसे ये फार्मूला बनाया। तो आप ये कहेंगे कि हमें जो आर डैश आएगा न्यू रेजिस्टेंस, तो पहले आपने लेंथ लिखनी है एल डैश। एल डैश कितनी होगी, ओरिजिनल लेंथ तो रहेगी सब प्लस उसमें कुछ जुड़ा कुछ परसेंट। कितना परसेंट, 5% ऑफ एल या 10% ऑफ एल या 20% ऑफ एल। सपोज मैं 10% ऑफ एल का एग्जांपल लेकर के कर लेता हूं, 10% ऑफ एल। ठीक है, तो आपने क्या करना है, एल प्लस 10% का मतलब 1/10 और 1/10 ऑफ एल मींस दैट इज 10 प्लस 1 मींस 11/10 ऑफ एल, एल डैश। ठीक है, अब एल तो आपको ओरिजिनल लेंथ है और एल डैश न्यू लेंथ, और उसका फैक्टर कितना बना 11/10। ये आपके पास कैसे आया, आपने जो फैक्टर था परसेंटेज का उसके अंदर एक जोड़ दिया, क्योंकि कॉमन ले ले तो कितना जुड़ा, एक। 1/10 प्लस 1 दैट इज 1/10 प्लस 1 प्लस 1/10 ऑफ एल मींस जो भी परसेंटेज फैक्टर था उसमें एक जोड़ दिया। तो पहला टास्क का यही होगा, ये जो फ्रैक्शन में ये परसेंटेज जो इंक्रीज का उसमें एक जोड़ दीजिए। नेक्स्ट में क्या करना, हमने स्केयर करना, क्योंकि हमारे पास जो रेजिस्टेंस आता है वो लेंथ के स्केयर के प्रोपोर्शनल आता था। क्या आता था, स्केयर। तो आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर देना, उसका स्केयर कर देना। ये फैक्टर जो आप निकालोगे एल डैश ओवर एल, ठीक है, तो एल डैश ओवर एल कितना आ जाएगा, जो परसेंटेज फैक्टर था उसमें एक जोड़ दिया था, मींस कितना आ गया था 11/10। नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, आपने उसका स्केयर कर देना है, मींस एल डैश ओवर एल का क्या कर देना है, स्केयर। तो स्केयर करेंगे तो इसके केस में कितना आ जाएगा 121/100। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, उसमें से एक घटा देना है, एल डैश बाय एल के स्केयर में से एक। तो 121/100 में से एक घटा दें तो ये क्या जाएगा 21/100। ठीक है, और फोर्थ स्टेप में क्या करना है कि परसेंटेज में होता है तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो परसेंटेज इंक्रीज इन आर जो आएगा, परसेंटेज इंक्रीज इन आर, वो कैसे लिखा जाएगा, इनटू 100 में करके लिखा जाएगा। तो एल डैश ओवर एल का स्केयर -1 इनटू 100 मींस बेसिकली 4 स्टेप हुए। पहले जितना परसेंटेज फ्रैक्शन के अंदर आई है उसके अंदर एक जोड़ो, एक जोड़ दिए, एक जोड़ दोगे फर्स्ट स्टेप पे। दूसरे स्टेप पे क्या करना, उसका स्केयर कर दोगे। तीसरे स्टेप क्या करोगे, जो स्केयर्ड क्वांटिटी आई उसमें से एक घटा दोगे, और चौथे स्टेप में क्या कर दोगे इनटू 100, तो वो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि सपोज इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, मैंने 1/10 लिया था, मींस 10% लिया था, तो 10% वाले में आपने क्या कहा कि जो आपके पास आंसर आएगा वो आया एल डैश ओवर एल का स्केयर -1 इनटू 100। तो आपके पास एल डैश ओवर एल फैक्टर कितना आया 11/10 और उसका स्केयर कर दिया -1 और इनटू 100 कितना आएगा भाई 121, और ये बटे में 100 घटा 1 और गुणा 100, तो 121 घटा 100 बटे 100 एलसीएम लेने से, और इनटू 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो 121 में 100 जाएंगे तो कितना आएगा 21%। तो ये 21% क्या है, इसका दुगने से फालतू। 10% था तो 10% का दुगना 20% होता है, लेकिन उससे थोड़ा सा फालतू। तो आप ये गैस भी करना, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। सपोज आपके पास 20% का आएगा तो आंसर वो आपके पास 44% आएगा, ठीक है ना। अब ये कैसे किया है, क्योंकि आप ये जानते हो कि रेजिस्टेंस है जो आर डैश वो कितना है, दैट इज n स्क्वायर ऑफ आर, ठीक। और अगर मैं इसको लिखूं आर डैश ओवर आर दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर आ जाएगा भाई, ठीक है ना। और इसमें से दोनों तरफ अगर एक घटा दें तो n स्क्वायर -1, ठीक है भाई, और ये हो जाएगा r डैश -r ओवर r,
तो चेंज इन रेजिस्टेंस ओवर ओरिजिनल रेजिस्टेंस, जो आपका फ्रैक्शनल चेंज बोलते हैं डेल्टा आर ओवर आर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं रिलेटिव एरर को, तो परसेंटेज एरर बन जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 1 इनटू 100। तो यही कॉन्सेप्ट हमने यहाँ यूज किया कि जो n है, n फैक्टर उसको बता रहा है कि कितना फ्रैक्शनल लेंथ इंक्रीज हुई है, कितना फ्रैक्शनल इंक्रीज हुई है लेंथ, तो उसके अकॉर्डिंग तो आप ये भी यूज कर सकते हो। बजाय इसके हम यहाँ बात कर रहे हैं लेंथ की टर्म के अंदर, परसेंटेज लेंथ कितनी चेंज हो रही है भाई, देखो L डैश इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ L हुई, या से सॉरी 11 बाई 10 फैक्टर आया, तो L डैश ओवर L आ गया 11 बाई 12, ठीक है, क्योंकि आपके पास जो रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, लेंथ के स्क्वायर के, क्योंकि अगर वॉल्यूम सेम रहे रखे तो R डैश इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल हो जाएगा L डैश के स्क्वायर के, तो प्रोपोर्शनलिटी को इक्वलिटी मतलब लिखते हैं कांस्टेंट, इसमें वो भी की कांस्टेंट, तो R डैश ओवर R जब करें तो वो कितना है आपके पास L डैश ओवर L, दोनों का स्क्वायर, तो कंबाइंड स्क्वायर लिख दूं मैं, तो ये हो जाएगा कंबाइंड स्क्वायर, तो ये R डैश ओवर R है। परसेंटेज चेंज निकालने के लिए हम इसमें से एक घटा देते हैं, सब्सट्रैक्टिंग 1, तो एक जब हम घटाएंगे तो R डैश ओवर R माइनस 1, और ये क्या L डैश ओवर L का स्क्वायर और माइनस 1, फिर R डैश माइनस R एलसीएम जब लेंगे ओवर R इज इक्वल टू L डैश ओवर L का स्क्वायर माइनस 1, और इस फैक्टर को हम लिखते हैं डेल्टा R ओवर R, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपका क्या बन जाता है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन R, तो आपको 100 से तभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा L डैश ओवर L का स्क्वायर माइनस 1 और इनटू 100। तो प्रोसीजर तो ये है फार्मूला निकालने का, ठीक है, लेकिन आपने क्या यूज करना है, डायरेक्ट यूज करना है, कैसे, L डैश ओवर L निकालना है। L डैश ओवर L है क्या, L डैश ओवर L बताइए, जो भी फ्रैक्शनल चेंज आया था परसेंटेज का उसमें एक जोड़ रखा है, कितना जोड़ रखा है, एक, जैसे इसमें जोड़ोगे तो कितना आएगा 1/20 जमा 1, तो 21/20, उसका स्क्वायर करोगे तो 441/400, तो 441 में से 400 जाएंगे तो कितना आएगा 41%, तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी जिसका 20% इसका लेंगे तो इसका निकाल सकते हो आप, जैसे 1/5 वाले का भी 1/5 प्लस 1 करोगे तो 6/5, 36/25, 36,000 तो 11, तो इसका आंसर जो आपके पास है उसके अकॉर्डिंगली निकाल सकते हैं जो आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को ध्यान रखेंगे जरूर। पहले क्या करना है, जो भी फ्रैक्शनल चेंज है परसेंटेज का उसमें एक जोड़ना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्या करना है, स्क्वायर करना है, थर्ड स्टेप पे एक घटाना है, और फिर क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो ये आपको शायद समझ में आ गया होगा।